साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे सीएसआईआर जो कि आपका फॉर्म कल रिलीज हो गया है, आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट कर दिया गया था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब वेबसाइट जो है ये प्रॉपर स्टेबल हो गई है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ गया है जिसको आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपको ओपन होगा, जो कि कल जिसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं वही सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। राइट। तो अब हम यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर वीडियो में कार्य करने वाले हैं वो हम कुछ पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉर्म भरते समय और आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम को देने से पहले जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। तो सबसे पहले ये आपका ब्राउज़र है और मेरा ऐसा सजेशन है कि मैं तो यहाँ पे आपको बता ही रहा हूँ, बट स्टिल फिर भी आप कोई भी फॉर्म भरने से पहले उसके डिटेल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मुश्किल से आपको आधा 1 घंटे का समय लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि उस आधे 1 घंटे में आप बहुत बड़े आइंस्टीन बन जाएँगे। तो ऐसी गलतियाँ बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आप उस एग्ज़ाम्स को नहीं जान रहे हैं या उसके कोई लेटेस्ट क्या उसमें वेरिएशन भी तो आ सकता है। हो सकता है ज़रूरी है कि कोई चीज़ जो है वो पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग ही चल रहा हो सकता है इन्होंने कोई यहाँ पे वेरिएशन किया हो, कोई नया रूल्स लगाया हो, कोई रेगुलेशन लगाया हो। तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम्स का जब नोटिफ़िकेशन आए उसके डिटेल ब्राउचर को फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़ लिया करिए। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट, जो कि आपका दिसंबर 2022 और जून के साइकिल को मर्ज कर दिया गया। क्यों मर्ज कर दिया गया? क्योंकि कोविड के बाद 2020 के बाद साइकिल बहुत ही अनस्टेबल हो गई थी। 2021 में आपका एग्जाम ही नहीं कंडक्ट हुआ। 2022 में इन्होंने कराया, बट ऑड इवेंट चल रहा था, तो उस चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे इस साइकिल को मर्ज कर दिया गया है। तो अब आप मान के चलिए कि अब ये चीज़ें स्टेबल रहेंगी। तो सबसे पहले ये जो आपका नोटिफिकेशन आया था जिसके बारे में कल हमने चर्चा कर लिया है, ये एप्लीकेशन फीस है। जनरल के लिए 1100 रुपए है, बाकी कैटेगरीज के लिए 550 रुपए है और रिमेनिंग कैटेगरीज के लिए उसी हिसाब से पैसा है। 10 मार्च 2023 से आपका लिंक एक्टिव हुआ है, 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा करेक्शन डेट आपको दे दी गई है 12 अप्रैल से 2023 तक। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, एमसीक्यू होगा, 3 घंटे का टेस्ट होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कंफ्यूजन नहीं रखा है, एग्जाम की डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि 6, 7, 8 तारीख है, तो मे बी आप लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस इसमें पूरे आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजी कह लीजिए या पूरा साइंस कह लीजिए इसमें आता है। तो वो तो आपका डिसाइड करेगा कि आपका किस दिन होगा, वो तो बाद में पता चलेगा, बट आपका स्टिल इतना क्लियर हो गया है कि आपका जून में एग्जाम है। और यहीं पर मैं एक चीज़ इस डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के ज़हन में क्लियर कर दूँ, जैसा कि कल ही आपका बेट 2023 का भी नोटिफिकेशन आ गया है जिसका एग्जाम आपका 23 अप्रैल को है। ठीक है? 23 अप्रैल को ये एग्ज़ाम है और ये जब सीएसआईआर का आया है तो स्टूडेंट्स के ज़हन में बहुत ही पैनिक सिचुएशन है कि हम किसके लिए प्रिपरेशन करें, क्या करें? दोनों ही एग्ज़ाम साथ में आ गए, हमारी कुछ प्रिपरेशन नहीं है, वगैरह-वगैरह। ये चीज़ें स्वाभाविक है होना। बट यहाँ पर जो मेरा सजेशन है, जैसा कि जो भी बच्चे इस चैनल को प्रॉपर फ़ॉलो करते हैं, अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। ठीक है? और इवन जो मेरा तरीका है कि मैं किसी भी चीज़ों को एज़ अ जेआरएफ समझ के समझता हूँ कि आपको बहुत लकी हैं कि हमको 2-3 एग्ज़ाम्स देने को मिल रहे हैं, ठीक है? जिसमें से एक आपका आईसीएमआर है, एक आपका डीबीटी है, एक आपका सीएसआईआर है। तो ऐज़ अ बायोलॉजी मान के आप चलेंगे और इवन अगर आप मेरे पीवाईक्यूज़ के वीडियोज़ देखेंगे या जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, मोर और लेस आपके सारे क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ, आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को समझना होगा कि आप जिसको देने जा रहे हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या उसमें मार्किंग है, तो बस उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना होता है, जो कि आप मान के चलिए कि अगर सीएसआईआर आपका 8 जून को एग्ज़ाम है, तो आप 25 मई से जो आपके लास्ट 15 डेज़ हैं, वो आप सीएसआईआर ओरिएंटेड पढ़ाई कर लीजिए कि जो सीएसआईआर ज़्यादा पूछता है, कुछ उनके फ़ेवरेट्स टॉपिक होंगे, ठीक है? या आईसीएमआर का पेपर देने जा रहे हैं, तो 5-6 दिन पहले आपको उसके रिगार्डिंग पढ़ना होगा। तो ये एक जनरल तरीका है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए और इससे आपको बहुत ही मतलब बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एज़ अ बायोलॉजी और एज़ अ जेआरएफ समझ के अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए और फिलहाल के लिए अभी बेट पे ज़्यादा फोकस रहिए, जो खास तौर से जो हमारे बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये एग्ज़ाम देंगे, इनका प्रोसेस देख ही लिया आपने कितना फ़ास्ट है। तुरंत नोटिफ़िकेशन आ गई है, फॉर्म भी डे एग्ज़ाम भी जल्दी होगा, रिज़ल्ट भी जल्दी आएगा, क्योंकि इनको गेट बी का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर करना होता है, जिसकी बेसिस पे एमएससी बायोटेक वाले बच्चे जो होते हैं, वो एडमिशन लेते हैं। ठीक है? अवार्ड लेटर अगर क्वालीफाई होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मान के चलिए जब आप 8 जून को ये पेपर देने जाएँगे, उसके पहले डीबीटी की सारी प्रोसेस आपकी हो गई होगी, मतलब आंसर की आएगी तभी आपको पता चल जाएगा कि आप कितने कहाँ पे लाई कर रहे हैं। अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हैं, तो कट ऑफ वगैरह भी 8 जून तक डीबीटी फाइनल कर देगा, ये आप लिख
लिख के ले लीजिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं होगा, ठीक है? तो आप इस पेपर को देंगे तो आप बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना कि आप बहुत ही बेफ़िक्र रहेंगे उस टाइम पर जब आप ये एग्ज़ाम को देने जाएँगे, ठीक है? अगर मान लीजिए कुछ ऊँचा-नीचा होता है, अगर आपने एक अच्छी एफ़र्ट किया 1-2 महीने में, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ चीज़ें लैग कर गई, तो आपका अप्रैल के बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा, सीएसआईआर का जो आपका एग्ज़ाम है, वो आपका जून में है, ठीक है? तो आपके पास अप्रैल के बाद मई 1 महीना पूरा है कि आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं, कहाँ हमसे कमी हुई, क्या कुछ अगर आपको स्पेसिफ़िक सीएसआईआर के लिए पढ़ना है, तो वो भी आप कर सकते हैं और जो भी आप डीबीटी जेआरएफ के लिए पढ़ेंगे, वो आपका सीएसआईआर में भी डेफ़िनेटली काम करेगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, केवल एक एप्लीकेशन ही आप भर सकते हैं, केवल एक कैंडिडेट, ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 एप्लीकेशन भेज दिए तो कॉमन सी बात है, तो इसमें कुछ नहीं मतलब विशेष बात नहीं है। बाकी जब आपको फॉर्म को भरना होगा, आपके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे वो आपको कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना है, जो कि इन्होंने बताया है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास ईमेल आईडी वगैरह होना चाहिए। बाकी जब आप फॉर्म भरने से पहले आपके पास एक रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, इसकी साइज़ वगैरह दी गई है, जिसमें 80% फेस आपका विज़िबल होना चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद अगर आप कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी से आते हैं तो उसका भी एक फॉर्मेट दिया गया है जिसको आप अपने एचओडी से साइन करा के यहाँ पे अपलोड करेंगे और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा अगर आप उसमें कैटेगरी में आते हैं और बाकी सेकंड स्टेप में आपको पेमेंट करना होगा। तो इतने प्रोसेस को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है ये सीएसआईआर यूजीसी क्या होता है, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सीएसआईआर और यूजीसी ये 2 डिफरेंट एजेंसी है जो साथ में मिलकर एग्जाम को कंडक्ट कराती हैं, प्रोवाइड करती हैं रिसर्च फेलोशिप को फॉर ट्रेनिंग इन द मेथड ऑफ रिसर्च अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ द फैकल्टी मेंबर या साइंटिस्ट वर्किंग इन, जो कि यूनिवर्सिटी या किसी नेशनल लेबोरेटरी या इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो आप उनके साथ रहकर अपने रिसर्च को मतलब ये इनकरेज करते हैं, तो आप एज अ पीएचडी इनरोल हो सकते हैं, सारांश यही है। इसके अलावा जो कि आप जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट क्वालीफाई करते हैं तो ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। यूनिवर्सिटी में मन करे आप वहाँ ज्वाइन करिए, आईआईटीज़ में मन करे आप वहाँ ज्वाइन करिए, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मन करता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में मन करता है, कहीं पर भी अगर आपकी इच्छा होती है या जो भी इंस्टीट्यूट सीएसआईआर या आर&डी डेवलपमेंट के लिए बनाई गई हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा भारत के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, तो मेन चीज़ है। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ जेआरएफ जो होते हैं, वो ईच ईयर अवार्ड किए जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो इसमें क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका इक्विवेलेंट डिग्री, बीएससी इक्विवेलेंट होल्डर स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंटीग्रेटेड एमएससी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आफ्टर क्वालिफाइंग द टेस्ट कंडक्टेड बाय, तो यानी कि जो भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है, वो आपका एक दे दिया गया है कि आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री में इतना प्रतिशत मार्क जो होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसके अलावा सीएसआईआर साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एक आपका जून में होता है, एक आपका दिसंबर में होता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा ये टेस्ट जो होता है ये आपके लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी को भी डिसाइड करता है, ठीक है? लेक्चरशिप अगर आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहते हैं तो उसके लिए जो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है उसके लिए आप फुलफिल होते हैं, जो कि आप किसी भी भारत यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा सकते हैं और दोनों चीज़ के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। टेस्ट जो होता है वो लेक्चरशिप्स वगैरह को डिफाइन करता है और जब आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, तो उसकी जो यहाँ पे लेक्चरशिप जब आप क्वालिफाई करते हैं तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो फॉरएवर होती है। मतलब आपको अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एपी बनने के लिए अगर आप इस पेपर को दे रहे हैं तो आपको केवल एक बार क्वालिफाई करना है, वो आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी उसकी रहेगी। जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो उसकी वैलिडिटी आपकी जो होती है वो आपकी 2 साल होती है। जब आप जेआरएफ के लिए होते हैं कि आपको 2 साल के अंदर किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना है, अन्यथा वो चीज़ें क्या होंगी, लैप्स हो जाएगी। लेकिन जब आप ऐसे एपी के लिए जो आपको डिग्री मिलती है, सॉरी, जो आपको अवार्ड लेटर मिलता है वो हमेशा के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में हो गई, तो कितना इंपॉर्टेंट ये एग्जाम है ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको कितनी फेलोशिप मिलने वाली है ये भी याद रखिएगा कि स्टाइपेंड जो है वो आपको 31,000 पर मंथ मिलता है, कंटीजेंसी आपको मिलता है 20,000 पर फेलो। मतलब आपने रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको सामान की आवश्यकता है या कुछ भी, ठीक है, तो आप अपने उस चीज़ों में खर्च कर सकते हैं। फिर क्या होता है, ये बेसिक प्रोसीजर है, आप 2 साल तक जेआरएफ में रहते हैं, फिर आपके बाद इसका इंक्रीमेंट होके आप 35,000 आपका जो होता है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बाकी इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है।
इसके बाद यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, वो ये है कि जब आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको क्या चूज़ करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप जेआरएफ को चूज़ करेंगे, तो ऑटोमैटिक क्या होगा कि आप एलएस के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएँगे। मान लीजिए कि आपने कॉम फॉर्म को भरते समय आपको जेआरएफ ही चूज़ करना है, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं। क्यों चूज़ करना है? क्योंकि आप जेआरएफ मतलब हाई लेवल तक जा रहे हैं, अगर आपका नंबर कम रहता है और अगर आप एलएस के कट ऑफ में आते हैं, तो वो आपको एलएस में क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन अगर गलती से अगर आपने एलएस को चूज़ कर दिया फॉर्म भरते समय, ये बहुत मिस्टेक्स बच्चों के साथ हो जाती है। तो मान लीजिए कि आपने गलती से एलएस को चूज़ कर दिया, मतलब लेक्चरशिप इसको बोलते हैं, ठीक है? इसको लाइफ साइंस से मत कन्फ्यूज़ होइएगा। तो आपने क्या किया, आपने एलएस कर दिया और आप जेआरएफ के लिए एग्जाम देने जा रहे थे, बाय डिफॉल्ट आपने एलएस चूज किया है। तो अगर आपके मान लीजिए कि अगर आप जेआरएफ को भी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन चूंकि आपने ऑलरेडी एलएस सेलेक्ट कर रखा है, तो ये फिर क्या करेंगे कि आपको एपी वाला ही देंगे, मतलब लेक्चरशिप देंगे, आपका जेआरएफ मिस हो जाएगा, भले ही आप चाहे टॉप ही क्यों ना किए हो। तो फॉर्म भरते समय इस पहलू को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि लेक्चरशिप ही आपको डालना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपके लिए था, बाकी इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और एक बार जो चीज़ें आप फाइनल कर देंगे, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको इस फॉर्म को भरना है। ठीक है? इसके अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, आपका एमएससी या इक्विवेलेंट डिग्री जो होना चाहिए। अगर इसमें बीएस 4 ईयर, बीटेक ये वाले बच्चे भी आते हैं, एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और 50% जो होना चाहिए वो आपके ओबीसी वगैरह कैटेगरी के लिए होना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा जो आपके रिजल्ट अवेटेड वाले बच्चे हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है? ये बात याद रखिएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के लिए भी ये भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वही सारी इन्फॉर्मेशंस दी गई है, तो बाकी जो रिजल्ट अवेटेड वाले बच्चे होंगे उनको अपने हेड ऑफ डिवीजन से एक फॉर्म को लेकर, जो कि एनेक्सर 8th में दिया गया है, उसको अपने एचओडी से साइन करा के यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि बीएससी ऑनर्स या फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। ये याद रखिएगा, मतलब बीएससी जो ऑनर्स कर रहे हैं वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा जो आपके बीएस या बीटेक एमबीबीएस वाले बच्चे अगर चाहते हैं इस फॉर्म को भरना, तो वो केवल और केवल जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चरशिप उनका नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपर एज लिमिट क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 1/7/2022 डेट तक ये काउंट करेगा। ठीक है, एज ऑन मतलब 1 जुलाई 2022 तक आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 28 साल होनी चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है एससी एसटी थर्ड जनरल एंड पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल एप्लीकेंट्स, और 3 साल का रिलैक्सेशन जो होता है वो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर एप्लीकेंट्स के लिए होता है। ठीक है, लेक्चरशिप के लिए आपका कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर आप 33 साल के भी हैं, अगर आप 32 साल के भी हैं, तो भी आप एलएस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे 3 पार्ट में क्वेश्चंस बटे होते हैं। कोई भी आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, एक बार बैठेंगे तो पूरा पेपर खत्म करके ही आपको निकलना है, मतलब 3 घंटे का सिंपल आपका ये पेपर है। राइट, ये क्वेश्चंस कैसे हैं, पार्ट ए आपका होगा, पार्ट बी होगा, पार्ट सी होगा। टोटल क्वेश्चंस आपको कितने मिलेंगे, पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, 15 अटेम्प्ट कर सकते हैं। पार्ट बी में 50 है, जिसमें आपको 35 अटेम्प्ट करना है। पार्ट सी में 75 है, जिसमें आप केवल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी इंटरेस्टिंग चीज है, हर क्वेश्चन पे पार्ट ए और पार्ट बी में आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन 0.5 की निगेटिव मार्किंग भी है। पार्ट सी में क्या होता है कि अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो आपको 4 नंबर मिलेगा, लेकिन 1 नंबर जो होता है वो आपका निगेटिव मार्किंग होता है। तो बहुत ही सावधानी से करना होता है। तो यानी कि टोटल नंबर जो है ये आपका 200 नंबर की परीक्षा होती है। पार्ट ए में क्या आने वाला है, पार्ट ए में आपसे जनरल एप्टीट्यूड पूछेंगे, जो कि आपके ब्रेन टेस्ट के लिए होता है, लॉजिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पार्ट बी में आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जो कि उस टॉपिक्स को कवर करेंगे। पार्ट सी जो होता है वो थोड़ा सा हायर लेवल का होता है, जो कि आपके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट और टेम्परामेंट को चेक करने के लिए होता है। तो बस इतनी बात यहाँ पे इसको याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं है कि आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन, इंडिविजुअल सेक्शंस आपको करने ही करने हैं। सपोज दैट अगर आपको क्वालिफाई होने के लिए अगर आपको 120 नंबर चाहिए, अगर आपके पार्ट ए में अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, जीरो भी कर देते हैं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मिस गलती नहीं करना है। अगर आपका पार्ट ए पे कमांड नहीं है तो 1-2 क्वेश्चंस तो हर इंसान कर लेता है, उतना ही करके छोड़ दीजिएगा। अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रहिए, जहां से आप ज्यादा क्वेश्चन निकाल सकें। ठीक है, तो ये वाली भी
गलती मत करिएगा कि उसको पूरा अटेम्प्ट करके ही चले आइए। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो पेपर होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी या इंग्लिश, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे पूछेगा कि आपको मीडियम कौन सा रखना है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में रखिएगा, और नहीं तो आप हिंदी रख लीजिएगा, क्योंकि अगर हिंदी अगर आप रखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको जो पेपर मिलेगा उसमें इंग्लिश भी रहेगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें होती हैं कि जो शायद हिंदी में वही क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कंपेयर टू इंग्लिश। तो मेरे हिसाब से ऐसा ऑप्शन रखना चाहिए। बट हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल भी हो जाता है कि लैपटॉप के या कंप्यूटर स्क्रीन पे दोनों ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, बट मेरे हिसाब से आपको हिंदी चूज करना चाहिए, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है आप किसमें कंफर्टेबल हैं। अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो केवल और केवल इंग्लिश ही के माध्यम से ही दिया जाएगा, हिंदी चूज करेंगे तो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहेगा, मतलब वो क्वेश्चन एक बार आपको हिंदी में ही लिखा रहेगा और नीचे उसका इंग्लिश लिखा रहेगा। तो जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो इंग्लिश, मान लीजिए कि आप हिंदी वर्जन में आप पेपर दे रहे हैं और कोई टेक्निकल एरर है, कोई टाइपो एरर है, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। बट हिंदी इंग्लिश में भी आप ध्यान से जो भी आप में कंफर्टेबल हो आप उसको भरिएगा। सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट जो होगा ये कोड नंबर है, भरते समय ध्यान रखिएगा। आपका जो लाइफ साइंस होता है इसका कोड नंबर जो होता है वो 703 होता है। ठीक है, इसके बाद सिलेबस ऑफ द टेस्ट जो है वो आपको CSIR HRDG की वेबसाइट पे मिल जाएगा, बाकी हमारे लक्ष्य JRF चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। भरने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, अपने बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी आपका हो, आधार कार्ड वगैरह, वोटर ID कार्ड, ये रखिएगा। क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, लास्ट मार्कशीट, मेलिंग एड्रेस, 4 सिटी जहाँ पे आपको एग्जाम देने के लिए चूज करना है, कोड याद रखना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सेल्फ डिफ्रेक्शन फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, रिजल्ट अवेटेड, EWS, PWD, ईमेल, स्कैन इमेज, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो ये सारी चीजों को जब तैयार रखिएगा तभी आप एग्जाम, तब इस फॉर्म को आप फिल करने बैठिएगा। इसके अलावा एंटी वेरीफाई नाइदर द इन्फॉ, जो कि हमने कल DBT के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बताया था कि आप जो भी बता दोगे NTA मान लेगा, लेकिन जब आप अवार्ड लेटर लेने जाओगे तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसी वजह से सारी इन्फॉर्मेशन आप सही भरिएगा, जिस कैटेगरी में आते हैं उसको भरिएगा। नहीं तो NTA कुछ ऐसा नहीं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा उसी समय, उस समय वो कोई स्क्रूटनी नहीं करेगा, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी जब आप क्वालिफाई भी हो जाएंगे और कहेंगे कि नहीं भैया मैं तो EWS में आता हूँ, मैं OBC में आता हूँ, लेकिन CSIR नहीं मानेगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसको भरिएगा कि आपके कि आप कि आप वाकई उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, कि आपके पास वो सर्टिफिकेट है या नहीं है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक बार एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद विड्रॉ नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छे से जब फाइनल सबमिट करिएगा तो नाम, पता, गांव, देश, कौन सा पेपर दे रहे हैं, क्या है आपका, उसको 2 बार जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई गलती होने की संभावना ना रहे। इसके बाद जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर की बारी आएगी, जब आप एग्जाम देके लौटेंगे, तो आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट आपको दिया जाएगा। 2 से 3 दिन तक ये NTA की वेबसाइट पे एक्टिव रहेगा। आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको क्लेम करना है तो भी आप उसको क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 200 रुपए पर चैलेंज क्वेश्चंस आपको देने पड़ेंगे पर क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। निगेटिव मार्किंग जो भी एप्लीकेबल होगा वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई क्वेश्चन किसी भी रीजन से गलत पाया जाता है तो बेनिफिट ऑफ मार्क्स विल बी गिवन टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अटेम्प्ट द क्वेश्चन। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नंबर 25 था जो पाया गया कि ये गलत है, लेकिन ये 25 क्वेश्चन तब नंबर दिया जाएगा जब ये क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया हो। अगर आपने 25वां नंबर का क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये नंबर, बोनस नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। इसके अलावा इफ इट इज फाउंड दैट अलोंग विद द ओरिजिनल आंसर की वन मोर ऑप्शन इज करेक्ट, देन मार्क्स विल बी ऑर्डर टू ऑल दोस कैंडिडेट हु अटेम्प्ट एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। ये मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन था जिसमें पाया गया कि ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। तो मान लीजिए कि पहली बार उन्होंने कोई पेपर रिलीज किया आंसर की, तो आंसर 1 दिया था, लेकिन आपने 2 लगाया था, तो आपने क्या किया, आपने इस क्वेश्चन पे क्लेम किया। तो अब आंसर आपको मिलेगा कि आपने जो 2 सेलेक्ट किया था, यानी कि अगर किसी ने 3 सेलेक्ट किया होगा तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन आपने 2 सेलेक्ट भी किया था और ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं तो आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। बाकी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे जब आप ब्राउज़र को, तो वहाँ पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगा रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के लिए, जो भी बच्चे हमारे रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आते हैं वो अपने इसमें अपना सारा इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे और उसके बाद अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से क्या कराना है, यहाँ पे साइन करा लेना है, मुहर लगा लेना है। ठीक है? तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी। आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आ गया होगा कि हमको किस प्रकार का अप्रोच रखना है। तो फिलहाल के लिए दोनों ही बहुत ही अच्छे एग्जाम्स हैं, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिए। ठीक है? तो घबराना नहीं है। अभी अभी फिलहाल के लिए आप डीबीटी जीआरएफ पे ज़्यादा फोकस रहिए। लेक्चरशिप्स के लिए अगर आपको चाहिए होगा तो आपके पास बाद में भी टाइम रहेगा, आप इससे भी क्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप यहाँ से क्रैक करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो एक एग्रीकल्चर नेट भी होता है, उसको भी आप दे सकते हैं। उसके रिगार्डिंग भी जब चीज़ें अपलोड होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? बाकी तो कल मैंने आपको दिखाई दिया था कि इसमें आपको क्या करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा, ये आपको एक ऐसे सेपरेट पोर्टल पे लेकर जा रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे ये लिंक है। हालांकि शायद अभी थोड़ा सा नेटवर्क वीक है तो ये एक्टिव नहीं हो रहा है। ठीक है? तो खैर कोई विशेष बात नहीं है, पुराने वीडियो को जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी के साथ ये चीज़ें ऑलरेडी बता दी गई हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।